सिमेनिया। तो आज हम 4 जून का द हिंदू एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कोटेशन के साथ। इस कोटेशन का इस्तेमाल आप पेपर 4 जो एथिक्स का पेपर है वहाँ पे आप सुटेबली अपने हिसाब से कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोटेशन जो है थियोडर रूजवेल्ट द्वारा लिखा गया हुआ है। इनका कहना है कि द ओनली मैन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स इज़ द मैन हु नेवर डज एनीथिंग। मतलब क्या है इसका कि वो पर्सन जिसने कभी कोई मिस्टेक्स ही नहीं की है वो पर्सन कभी जीवन में कुछ किया ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं कि मान लीजिए आपको मेंस का आंसर लिखना है, आपने कभी नहीं लिखा हुआ, जब आप लिखेंगे तो काफ़ी गलतियां शुरुआत में करेंगे तो लेकिन उन गलतियों से आपको सीखना है, बजाय ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है। तो मतलब इस पूरे जो कोटेशन का मतलब है कि नहीं, अगर नहीं कुछ करना वो ज़्यादा ख़राब है बजाय मिस्टेक करने के। समझ रहे हैं आप? मतलब मिस्टेक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ख़राब है। तो ये पूरा आपका कोटेशन का मतलब हुआ फ्रेंड्स। तो आइए जो कल के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि जो आपका पार्लियामेंट है अपने इंडिया में, जो आपका उसका स्ट्रक्चर किस टेंपल से अपने इंडिया में रिजेंबल करता है, मतलब मिलता जुलता है। तो जो आपका डी ऑप्शन है 64 जोगनी टेम्पल, इससे जो आपका एमपी में मुरैना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये टेंपल है, वहाँ पे थोड़ा सा इसका मिलता है। हमने कल भी इसका फिगर आपको दिखाया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि मानसून के जो अपने इंडिया मानसून होता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके 3 फैक्टर नीचे लिखे हुए हैं, आपको इसमें चूज़ करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला आपका क्या है कि जब आपका तिब्बतन प्लेटू में इंटेंस हीटिंग होती है। इंटेंस हीटिंग से क्या होता है फ्रेंड्स कि लो प्रेशर क्रिएट होता है और जो मानसूनल विंड होती हैं वो पूरा नॉर्थ साइड, मतलब कि नॉर्थ साइड में मूव करती है। तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। दूसरा आपका ऑप्शन क्या है, जब का वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है, जब नॉर्दर्न हिमालय साइड जो है ऊपर बहती है, ये अपने एटमॉस्फेयर के नीचे थोड़ा बहती है, तो इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तीसरा आपका क्या है, जब ITCZ क्या है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जब आपका ये गंगा प्लेन के साइड थोड़ा मूव करता है, शिफ्ट करता है, तब भी ये होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड। तो आपके जो डी ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, ये आपका सही होगा, बाकी जो है आपके ऑप्शन गलत हो गया फ्रेंड। तो आइए जो आज का हिंदू एडिटोरियल है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आज जो है सारे आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट है, तो जो आपका एक आर्टिकल इसमें रह जाएगा उसको हम अभी छोटे से वीडियो में आपके आगे डाल देंगे, क्योंकि इस पूरे वीडियो में उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहला आपका आर्टिकल क्या हुआ फ्रेंड्स कि पहला आर्टिकल जो है हमने देखा, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो यूएस का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो G7 ग्रुपिंग है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं पहले ये हम देख लेते हैं। कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था 1975। मेनली जो वेल्थिएस्ट कंट्रीज हैं पूरे विश्व में वो इसमें आती हैं। तो उन्होंने अभी जो है इंडिया को, रशिया को, साउथ कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया हुआ है और G7 को G11 बनाने का मतलब कि प्रपोजल जो है रखा हुआ है। तो इसमें ये मेनली है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये रिस्पांस क्या रहा है इन चारों कंट्री का। इंडिया को तो जो इंडिया ने तो जो इनके इस प्रपोजल को वेलकम किया हुआ है और मतलब कहा है उनके जो ट्रम्प हैं उनके इस इनिशिएटिव को क्रिएटिव बताया है और फार साइड मतलब कि एक दूरगामी बताया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया ने भी वेलकम किया है और रशिया, जो कि आपका जो आपका G7 है ये G8 था पहले, तो जिसमें आपका रशिया था। जब जो सोवियत यूनियन है जब वो उसका ब्रेकडाउन हुआ था तब रशिया को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद 2014 में रशिया को निकाल दिया गया था, क्योंकि रशिया ने जो क्रीमिया मीन्स कंट्री है, क्रीमियन है, वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा मतलब कि उसमें कुछ उन्होंने जो है अपने अथॉरिटी को मतलब वहाँ पे उसको कवर मतलब करने का जो है प्रयास किया था। तो अभी भी जो है वहाँ पे काफ़ी क्षेत्र को जो है रशिया ने कवर किया हुआ, मतलब अपने एरिया में लिया हुआ। तो उसके लिए उनको G7 से निकाल दिया गया था, सॉरी G8 से निकाला गया था। तो ये G7 जो है 2014 में हो गया था। तो रशिया ने कहा है कि अगर जो है उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा तभी जो है उसमें वो आएंगे। तो ये इनका चारों का जो है मेनली रिस्पॉन्स हुआ है। तो ऐसा क्यों किया गया है, तो देखिए ऐसा इसलिए किया गया जैसा कि जानते हैं कि जो US चाइना का एक कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर था, पहले चल ही रहा था, लेकिन अभी जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि USA ने जो है ये ब्लेम किया है चाइना को कि कोरोना वायरस जो है आपका चाइना से आया हुआ है और ये उसको एज अ बायोलॉजिकल वॉर, एज अ वीपन उसको यूज़ कर रहे हैं। और WHO को भी उन्होंने जो है काफ़ी उसको क्रिटिसाइज़ किया हुआ था। और हम जानते हैं कि चाइना को कंटेन करने के लिए भी जो है मेनली हुआ है। और जो आपका वहाँ का जो व्हाइट हाउस के जो एक्सपोज पर्सन है उन्होंने खुद कहा है कि जो उनके ट्रेडिशनल टाइज मतलब जो उनके अलग अलग जो नेशंस हैं उनसे ये डिस्कस करना है कि चाइना को किस तरह कंटेन करना है और किस तरह उनसे डील करना। तो ये मेनली जो है उनका मेनली कह सकते हैं कि ये है। तो देखिए पहले जो है पहले जो चाइना है, चाइना को भी जो है G8 में G8+5
करके जो मतलब जो आपकी 5 इमर्जिंग अपनी कंट्री में इकोनॉमीज़ हैं, जैसे इंडिया भी उसमें शुमार है। इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील, चाइना, इन सब को जो है जब G8 की समिट होती है तब उनको जो है इनवाइट किया जो है जाता था। तो इस समय इस बार जो है ऐसा नहीं किया गया है। तो जो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए देखिए सिग्निफिकेंस ये है कि विश्व में जो है इंडिया को जो है मतलब कि एक कह सकते हैं कि एक आवाज़ मिलेगी, उनकी बातों को सुना जाएगा। तो ये इसका मेनली जो है, और इंडिया इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें जो मोस्ट वेल्दिएस्ट नेशन है पूरे उसमें आते हैं। तो ये मेनली कह सकते हैं कि इंडिया को एज अ प्लेटफॉर्म जो है पकड़ करता है अपनी आवाज़ को वहाँ रखने के लिए। तो इसमें इश्यूज़ क्या हैं और कंसर्न्स क्या हैं, तो ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि जो कंट्री होस्ट करती है कोई भी समिट को, तो उनके अंदर पावर होती है किसी भी कंट्री को इनवाइट करने के लिए। तो देखिए, जैसा आपका ये है मतलब कि G7 है, ठीक है। तो उसमें जैसा पहले भी कुछ कंसर्न थे रशिया के, ठीक है। और फिर हम बात करें कि जैसा देखिए अभी जो इसका जो आपका रशिया है उसके इंक्लूजन से जो है, जैसे जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो है काफ़ी उसमें इश्यूज़ बताए हैं कि रशिया के आने से मतलब थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो मतलब कि जो उसमें अमंग मेंबर्स हैं उनके मध्य ही अप्रूवल मतलब कि कहते हैं कंसेंसस देखने को नहीं मिला है। तो ये देखना अभी आगे है कि क्या ये जो आपका G11 की बात हो रही है वो एज अ इन प्रैक्टिस आएगी। तो उसमें एज अ पहले डिसीजन लेना वो प्रीमेच्योर होगा। दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं कि ये भी अभी अनक्लियर है कि जैसे आपको जान रहे हैं कि नवंबर में जो है USA में जो है पोल मतलब कि चुनाव होने वाले हैं। तो क्या ये G7 समिट जो है होगी, क्योंकि जो है जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मार्केल, उन्होंने जो है कहा है कि मे बी वो जो है वो ज्वाइन ना करें, ठीक है। तो ये मेनली अभी उनका ये स्टैंड है। तो ये होना थोड़ा सा अभी ये जो G7 का समिट होना मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन फिर भी उन्होंने जो ट्रम्प है उन्होंने कहा है कि UN जनरल असेंबली का जो सेशन होता है सितंबर में, उसी के अराउंड जो है ये मतलब G7 की समिट वो करवा देंगे। तो ये मेनली उनका कहना है। तो ये आपका इशू हुआ। तीसरा इशू क्या हुआ, तीसरा इशू ये हुआ कि जब भले ही आपका इंडिया का चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट, लेकिन वो हमारी नेबरिंग कंट्री है पहली बात तो अभी देखिए इसमें जैसे देखिए जब आपका कोल्ड वार शुरू हुआ था USA और जो रशिया है उसके मध्य, ठीक है। लेकिन उसमें जो है इंडिया ने एज अ नॉन अलाइन मतलब कि एक इम्पार्शियल तरीके से अपना व्यू रखा था और किसी भी कंट्री को जो है सपोर्ट नहीं किया हुआ था। तो अभी देखिए US का चाइना का एक कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे इंडिया को जो है एज अ मतलब कि डेलिबरेटली जो है वहाँ पे आपने अपने रोल को मतलब कि करना है और उनको एक्सेप्ट करना है, ये इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये अब चौथा क्या बता रहे हैं, चौथा ये बता रहे हैं कि देखिए जैसे अगर बात करते हैं जो G7 की जो इफ़ेक्टिवनेस है उससे भी काफ़ी सवाल उठे हैं, क्योंकि जो उनके मेंबर्स हैं उनके मध्य ही कंसेंसस देखने को नहीं मिला है। अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की, जो ईरान का इशू है उसके मध्य भी जो है काफ़ी देखिए जैसा कि जानते हैं कि USA ने सैंक्शन लगाया, फिर भी जो है फ्रांस वगैरह कंट्री जो है ईरान से कोलैबोरेट की हैं। तो इसमें उनके मध्य ही एज देखने को जो है कंसेंसस देखने को नहीं मिला है। और हम बात करें लास्ट ईयर जब ये फ्रांस में आयोजित हुआ था आपका G7 समिट, तो जो उसमें जैसे एक कम्युनिक जारी होती है समिट के बाद, तो वो तो जो है जारी होनी मतलब वो 45 साल में पहली बार था जब जो है किसी भी G7 समिट की जो कम्युनिक होता है मतलब कि एक पूरा सार सारणी होता है, पूरा एक वो होता है, वो जो है जारी ही नहीं की गई थी। तो ये मेनली इसमें ऑलरेडी इशू। तो ऐसे सिनेरियो में ऐसे कंसर्न जो हमने जो डिस्कस की, क्या इसमें इंडिया को जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या उसमें नहीं करना चाहिए, तो ये देखने वाली आगे बात होगी। तो ये अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है इसमें हम इंडिया चाइना का इशू है, इसको हमने तमाम आर्टिकल इसमें डिस्कस किए हैं, हमने वीडियो भी कल डाला था इसमें, उस पर जुड़े हुए। तो इसमें जो कुछ नए पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यही जानते हैं कि जो चाइना का एग्रेशन बढ़ा हुआ है बॉर्डर जो हमारा LAC एरियाज़ है उसके 3 पॉसिबल रीज़न है। पहला क्या बता रहे हैं, पहला पॉसिबल रीज़न ये बता रहे हैं कि जैसा कि जानते हैं कि 5 अगस्त को इंडिया ने जो है जम्मू कश्मीर को जो है और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया है। और उसके बाद होम मिनिस्टर ने अक्साई चीन एरियाज़ में भी जो है काफ़ी उसमें स्टेटमेंट जारी किया था। तो उसके बाद से दोनों कंट्री मतलब बीजिंग और ये जो है काफ़ी अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन वर्क थे उसको बढ़ा दिए थे। तो मे बी उसको एज अ देखते हुए जो है चाइना ये एग्रेसिव बिहेवियर जो है शो कर रहा है। दूसरा क्या रीज़न बता रहे हैं, दूसरा रीज़न ये बता रहे हैं कि देखिए कई सालों से जो आपका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का, एक कह सकते हैं कि
बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उनका, जिसमें आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो आपका पीओके से होकर गुजरता है, लेकिन चाइना उसमें हमेशा ऑब्जेक्शन रेज करता है। और जो आपका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसको कभी इंडिया ने एंडोर्स नहीं किया हुआ। बाकी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जितने कंट्रीज आपके श्रीलंका हो गई, आपके जो है नेपाल हो गई, आपकी म्यांमार हो गई, वियतनाम, जितने भी कंट्रीज हैं सभी ने जो है उनके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को जो है कह सकते हैं कि एंडोर्स किया। लेकिन सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री है इस पूरे क्षेत्र में, और एक भूटान भी कंट्री है, उन्होंने जो है इसको एंडोर्स नहीं किया हुआ है। तो ये में भी जो है ये मतलब कि उनको जो चाइना का रिस्पॉन्स है वो मतलब कि चाइना को एज आ मतलब ये शो करना कि अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना, ताकि जो है चाइना भी थोड़ा सा उसमें अपने उनके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को थोड़ा सा सपोर्ट करे। तो ये उनका दूसरा जो है रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? तीसरा रीज़न फ्रेंड्स ये हो सकता है, देखिए जैसा जानते हैं कि अभी कोविड-19 से चाइना जो है अभी झेल रहा है, हांगकांग के भी उसमें इश्यूज़ जो हैं, और यूएस से भी एज अ कोल्ड वॉर की जो मतलब कि ये सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। मतलब इतना अंडरलाइंग इश्यूज़ उसमें और इतना अंडरलाइंग प्रॉब्लम से वो ऑलरेडी चाइना झेल रहा है। तो मे बी मतलब कि वो चाइना से जो चाइना जो है इंडिया से जो अब एक एग्रेशन दिखा रहा है, मिलिट्री एग्रेशन दिखा रहा है, तो मे भी वो ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि जो उनके यहाँ अंडरलाइंग प्रेशर्स हैं, जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, उसको उन प्रेशर को वो बहुत ही बखूबी झेल रहा है, मतलब कि डील कर रहा है। और ये इंडिया को दिखा रहा है कि मतलब कि अपनी जो मिलिट्री पावर है, उनकी जो पॉलिटिकल पावर है, उसको शो करने का प्रयास कर रहा है। तो ये मेनली इनका 3 रीज़न जो है हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या मीन्स जो है जो ये चाइना कर रहा है, तो ये क्यों जो है एज अ लो मिलिट्री मतलब तरीके से कर रहा है, मतलब क्यों जो है मतलब कि ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखा रहा है, सिर्फ मतलब इसको लो स्केल रख रहा है। तो देखिए ये तो पहला तो आपका ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ज़्यादा इसमें डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा यह है कि मतलब ये लेस एस्केलेटिव, मतलब कि कह सकते हैं कि ये ज़्यादा मतलब शो नहीं हो रहा है, कि ज़्यादा मतलब नहीं दिखा रहा है कि विश्व में कि चाइना जो है एज अ मतलब कि जो बॉर्डर इशूज़ है, और फिर मतलब कि जो एक कहते हैं कि जो एक पीसफुल राइज का जो है चाइना का स्लोगन है, उसको भी जो है उससे दरकिनार नहीं करना चाहता है। तो ये मेनली ये आपका ये हुआ आपका दूसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या हुआ? तीसरा रीजन ये हुआ कि जो ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी 3 मैसेज, वो जो है करना जो है थोड़ा सा इसके माध्यम से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि मिलिट्री थोड़ा सा दिखाएगा तो मे भी उसको ऐसा लग रहा है कि इंडिया थोड़ा सा पुश बैक कर जाएगा। तो इनका जो मतलब वो उनकी स्ट्रेंथ है पॉलिटिकल और मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो थोड़ा सा शो होने को दिखेगी। तो देखिए लिमिटेशन क्या है, हम देख लेते हैं कि जो चाइना कर रहा है उनकी लिमिटेशन क्या है, क्या कहाँ पे जो है मतलब कि चाइना का मतलब कि जो ये है वो मतलब कि है लिमिटेशन। तो पहला क्या आपका है लिमिटेशन? पहला ये है कि जो आपका LAC बॉर्डर है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे इंडिया का मतलब कि कह सकते हैं कि इंडिया का जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जैसा कि हम बात करें जो आपका LAC एरिया है, तो वहाँ पे इंडिया जो है अपने आर्मी को डिप्लॉय करके उसको स्ट्रेंथन कर सकता है। तो वहाँ पे उनके चाइना का थोड़ा सा वीक मतलब कि वो है। जैसा अगर बात करते हैं जो आपका अरुणाचल प्रदेश एरिया है, वहाँ पे इंडिया का काफ़ी अच्छा पोजीशन है। दूसरा क्या है, वहाँ चाइना का थोड़ा सा वीक है, तो ये आपका पहला वीकनेस हुआ। दूसरा क्या वीकनेस है? दूसरा वीकनेस ये है कि भले ही कॉन्टिनेंटल लैंड एरिया पे जो उनकी चाइना की सुपीरियॉरिटी हो, लेकिन जो मैरीटाइम डोमेन है वहाँ पे इंडिया का मतलब कि थोड़ा सा वहाँ पे वो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। तो ये इनका दूसरा हुआ। तीसरा क्या हुआ? तीसरा ये हुआ कि जो चाइना है वो उनका जो इंडिया का ट्रेड है काफ़ी एक्सपोर्ट मतलब भारी मात्रा में एक्सपोर्ट जो है चाइना इंडिया को करता है, मतलब कि 100 बिलियन के अराउंड डॉलर के अराउंड जो है वो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है मेनली। और मतलब जो मेनली दोनों के मध्य जो है ट्रेड होता है, तो क्या कभी उसको वो जो है वो भी इशू मेनली है। मतलब ये सब लिमिटेशन है कि अगर वो करेगा तो वो जो ट्रेड है जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया बैन कर देगा, तो इससे वो इकोनॉमिकली भी वीक हो सकते हैं। तो ये मेनली कुछ इनके क्या होते हैं लिमिटेशन है। अंत में ये कह रहे हैं कि भले ही इंडिया का जो बॉर्डर का इशू हो, या भले ही मिलिट्री का जो मतलब कि जो चीज़ें मतलब बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी जो ये मतलब कि जो रियलिटी है, भले और ये चाइना जो है एज अ राइजिंग सुपर पावर बन रहा है, लेकिन इस रियलिटी को जो है अपनाते हुए कैसे डील करना है पीसफुली तरीके से, यही जो है कोई भी नेशन जो है अपने एग्जिस्टेंस को जो है शो करता है, मतलब किस तरह वो इमर्ज होके आता है। तो ये मेनली इसमें आर्टिकल में इनका कहना है। दूसरा आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स सबका? दूसरा आर्टिकल है कि पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ आर्टिकल है कि पार्लियामेंट किस तरह विश्व पार्टी की पार्लियामेंट काम कर रही हैं और किस तरह हमारे इंडिया में पार्लियामेंट काम कर रही हैं। तो क्या करने की आवश्यकता है, इस पूरे आर्टिकल में यह डिस्कस किए हुए हैं। तो पहला कह रहे हैं कि देखिए जो अदर विश्व में पार्लियामेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे कनाडियन पार्लियामेंट है, उसमें उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी उनकी मीटिंग वगैरह होती है उसको कैरी आउट किया उन्होंने।
और उसको जो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने हुई ऐसा हाइब्रिड मॉडल जो है अपनाया, जिसमें लिमिट मतलब कि जो उनके नंबर ऑफ इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको कम कर दिया है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने जो है ऐसा किया हुआ है। और अदर कंट्रीज़ भी जैसा आपका फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग को और वीडियो मीन्स फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, मतलब कम एमपी ही आए आपके पार्लियामेंट में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो उनकी सेशंस वगैरह हैं, जो मीटिंग्स वगैरह हैं, उसको कैरी आउट मतलब उसको एज अ बंद नहीं किया हुआ। जैसा अगर हम बात करते हैं इंडिया में, देखिए इंडिया में क्या हुआ है कि पार्लियामेंट अभी काफ़ी, जब से लॉकडाउन लगा तब से पार्लियामेंट कोई भी मीटिंग जो है कंडक्ट नहीं हुई है। तो और कंट्रीज़ का एग्जांपल लेते हुए इंडिया को भी इससे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि इंडियन जो पार्लियामेंट है वो एपेक्स बॉडी है पूरे, अगर बात करते हैं जो हमारा इंडिया का डेमोक्रेसी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय जो है इंडिया को ऐसा कुछ करना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसको क्यों चूज़ किया गया था, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने इंडिया में है और यूएसए में क्या है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज़ किया गया था और क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज़ नहीं किया गया था। बल्कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है फ्रेंड्स वो काफ़ी स्टेबल होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि लोग जो है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल शो कर सकें। क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो है क्या होते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल शो नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सकते हैं, किसी भी उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके क्या होते हैं मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, वो गवर्नमेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। अलग अलग आपके पार्लियामेंट्री क्या कहते हैं डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका मोशन हो गए, कितने सारे मोशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, और क्वेश्चन आर होता है, रिजो मतलब काफ़ी चीज़ें उसमें होती हैं। तो उसके माध्यम से आपके जो रूलिंग पार्टी होती हैं उनको आप अकाउंटेबल कर सकते हैं अपने जो आपके नेता चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके माध्यम के थ्रू जो है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसलिए चूज़ किया गया था। और उसके बाद जो है इंडिया में जो है जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको इवॉल्व किया, और उसके माध्यम से काफ़ी कुछ जो है जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं उनकी स्क्रूटनी करना भी जो है प्रारंभ किया था। तो ये मेनली कह रहे हैं कि ये इसीलिए इंडिया ने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ किया था। तो रोल ऑफ पार्लियामेंट का क्या है, रोल ऑफ पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन भी है कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी एज अ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है तो वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना जो है वो मतलब गवर्नमेंट जो है उसको सैंक्शन नहीं कर सकती है। तो ये मेनली जो आपका पार्लियामेंट है उनका ये रोल होता है। और कोई भी एज अ इकोनॉमिक या फिर हेल्थ क्राइसिस आती है तो उसमें पार्लियामेंट की स्क्रूटनी और अप्रूवल होना आवश्यक है। क्योंकि भाई अगर आपका जो पैसा है, अगर आपका पैसा जो है आपके पैसे कोई ही जो सरकार जो है लगाती है, आप अपने एमपीज़ को चूज़ करते हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं, अगर वो आप किस लिए चूज़ करते हैं कि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका इस्तेमाल उस पैसे का इस्तेमाल सरकार किस तरह उपयोग कर रही है, सही जगह कर रही है नहीं कर रही है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से ये इंश्योर करते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट में जो एमपी होते हैं वो डिस्कशन होता है, डिबेट होता है उसमें, ताकि जो भी आपका टैक्स पेयर्स हैं वो उनके मन में ये ट्रस्ट हो कि हाँ जो पैसा वो दे रहे हैं वो सही तरीके से वो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो एमपी का रोल क्या है, अभी अगर हम आज देखते हैं कि जो एमपी हैं उनका रोल क्या है, तो देखिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं अभी जो है कोविड-19 में, उन सभी को, और इंडिया काफ़ी चैलेंज भी झेल रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे इशू, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करना है कि किस तरह लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं उनको किस तरह ट्रीट करना है, जो पीपल की जैसे माइग्रेंट्स की और जो लोग मतलब कि उनकी डेथ हो रही उसको किस तरह मिनिमाइज़ करना है, और इकनॉमी पे क्या इसका इम्पैक्ट है सप्लाई साइड के क्षेत्र में और डिमांड साइड क्षेत्र में, उसको उन दोनों को जो है एनालाइज करना। ये जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये मेनली इनका ये योगदान होता है, और वही पॉलिसी फार्मूलेशन में जो है बहुत पूर्ण योगदान देते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार कोई पॉलिसी लाती है या फिर कोई ऐसा बिल लाती है तो जो आपके पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, मेनली जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं और उसके हिसाब से उसमें फिर अमेंडमेंट किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस भी उनको लाना पड़ता है। तो ये सब इसीलिए जो पार्लियामेंट का रोल है अभी इम्पॉर्टेंट है। और हम दूसरा क्या इशू है, दूसरा इशू ये है फ्रेंड्स कि जो जैसे ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन भी है काफ़ी, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, देखिए वो काफ़ी कह सकते हैं कि बुरी स्थिति में हैं।
तो और जो आपके मोस्ट वल्नरेबल पर्सन है वो भी काफ़ी बुरी स्थिति में है। तो देखिए पार्लियामेंट इसीलिए ये फोरम है ताकि इन सब मुद्दों पे जो है चर्चा की जा सके और इसमें प्रॉपर प्लानिंग भी हो सके और सभी एक मत से जो हों, क्योंकि जिसमें सबका इसमें इशू इन्वॉल्व होना ज़रूरी है ना। तो ये मेनली कह सकते हैं ये है। अब देखिए क्या क्या सरकार कर सकती है। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को समन कर सकता है किसी भी प्लेस पे और किसी भी समय पे, वो जिस तरह अपने तरीके से, मतलब कि जो आपकी इनेबलिंग प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या लोकसभा और राज्यसभा में जो आपके प्रोसीजर का मेंशन मीन्स रूल्स दिए गए हैं उनके माध्यम से उसको इस्तेमाल करके पार्लियामेंट के सेशंस को कैरी आउट किया जा सकता है। उसको बजाय बंद करने की ये सरकार कर सकती है। तो देखिए हमने बात की प्रेसिडेंट ये एक कर सकता है, और जो रूल ऑफ लोकसभा और राज्यसभा है जो आपके सेक्रेटरी जनरल होते हैं उसमें, तो उसमें ये है कि डेट और प्लेस जो है सेशन का वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब ये सब आप कह सकते हैं कि इनेबलिंग प्रोविज़न है, ये जो पार्लियामेंट है वो कर सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ये कर सकता है। और क्या जो है कर सकता है, अगर हम बात करते हैं कि ये एक इशू बता रहे हैं कि जो आपका कनेक्टिविटी है, अगर मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है तो उसमें कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम आता है। तो देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर जो आपका सरकार ने जो है एक योजना चलाई थी जिसमें ऑप्टिकल फाइबर को जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके माध्यम से जो MPs हैं अपने अपने घरों में उसका इस्तेमाल करके जो कनेक्टिविटी का इशू है उसको सॉल्व करके और एक जो प्रॉपर फंक्शनिंग है पार्लियामेंट का उसको कैरी आउट कर सकते हैं। देखिए इंडिया ये प्राइड करता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो अभी इस समय, और ये भी हम जानते हैं कि इंडिया जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया हुआ है। तो ये इन दोनों के माध्यम से अब ये है तो उसको यूटिलाइज़ करके उसको हार्नेस करके इंडिया अपने आप को ये जो कह सकते हैं कि जो आपका पार्लियामेंट का वर्किंग है उसको हॉट न करे, उसको कैरी आउट करे ताकि लोगों को में एक सही कंसेंसस डेवलप हो सके किसी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट आर्टिकल जो है इसको हम आगे इसका वीडियो बनाएंगे फ्रेंड। और दूसरा आर्टिकल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि जैसा हम जानते हैं कि जो आपका एक फ्री पावर सप्लाई होता है फार्मर्स को दिया जाता है, तो उसका इशू जो है हम देखने को मिला है। और प्राइम मिनिस्टर जब क्या बोलते मनमोहन सिंह थे, उन्होंने पहली बार इस इशू को जो है रेज़ किया था। तो अभी सेंटर ने जो है ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि जो का फ्री पावर सप्लाई स्कीम है उसको रिप्लेस किया जाएगा जो डायरेक्ट कह सकते हैं कि बेनिफिट ट्रांसफ़र है उससे। तो ऐसा नहीं, ऐसा पहले भी सरकार ने किया, लेकिन इस बार सरकार ने टाइमलाइन डिसाइड किया हुआ है कि जो है ये दिसंबर तक जो है जो आपके मतलब एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में ये जो है सरकार करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको फुली पूरे देश में जो है ये रोल आउट कर देगी। तो ये मेनली ये ऐसा सरकार ने ये कहा है। तो हम देख लेते हैं एक बार कि जो आपका फ्री पावर सप्लाई है उसके अगेंस्ट क्या क्या आर्गूमेंट है और उसके मतलब कि उसके फॉर क्या क्या उसके वो हैं आर्गूमेंट। तो उसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो ये अगर फ्री जो बिजली जो है सरकार प्रोवाइड करती है तो जो इससे पानी की जो पानी का वेस्टेज होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी है उन दोनों का वेस्टेज होता है। और ये दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि जो विश्व में जो इंडिया है वो लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का। उसके बाद जैसा कि यूएस है, चाइना वो तो है ही, लेकिन इंडिया भी 251 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करता है। क्योंकि अगर आप फ्री बिजली देंगे तो इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ है उसको फार्मर जो है मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली जो है यूज़ करेंगे। तो ये मेनली पहला इशू हुआ, ये पहला मतलब क्या बोलते हैं आर्गूमेंट हुआ। दूसरा आर्गूमेंट क्या हुआ, दूसरा आर्गूमेंट यह हुआ कि देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये है आपका मीन्स जब सरकार जो है बिजली फ्री प्रोवाइड कराती है तो इससे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी घटा हुआ है। तो इससे क्या हुआ है, इससे वो हुआ है कि आपका और स्टेट में जो वाटर लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। तो इससे जो शुद्ध पेयजल है वो भी सरकार प्रोवाइड नहीं करा पा रही। और तीसरा क्या इशू बता रहे हैं, तीसरा आर्गूमेंट ये दे रहे हैं कि इसके बाद जो है लोग जो है जैसा कि हम जानते हैं कि सबमर्सिबल वगैरह ट्यूबवेल्स वगैरह काफ़ी मतलब बड़े स्केल पर लगा रहे हैं। इसमें डेटा फिर दे रहे हैं कि जो आपका इरिगेशन पंप सेट है मतलब कि 12 साल पहले जो है 17 लाख था और अभी जो है अगर अभी बात करें तो वो 30 लाख तक जो है जो आपका ये पंप सेट है वो लग चुके हैं। तो इससे क्या हुआ है, जो ग्राउंड वाटर है उसका कह सकते हैं कि उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हुआ है। चौथा क्या आपका दे रहे हैं आर्गूमेंट, चौथा आर्गूमेंट ये दे रहे हैं कि इस जो फार्मर्स हैं इसका इस्तेमाल भी जो मीन्स जो है कह सकते हैं कि जो है काफ़ी मिसयूज जो है उसका जो फार्मर्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। पाँचवा क्या बता रहे हैं, पाँचवा इस्तेमाल ये बता रहे हैं कि देखिए जैसा कि जानते हैं कि गांव वगैरह में जो मीटरिंग की सुविधा होती है वो नहीं होती है। तो कितनी मात्रा में आपका कंजम्पशन हो रहा है
तो वो सब जो है नहीं जो है उसकी ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इससे जो आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो आपकी डिस्कॉम्स हैं उनको जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स का मतलब उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, और जो ऑलरेडी जो है नुकसान में जो है वो हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके फॉर क्या आर्गूमेंट हैं। फॉर इसके आर्गूमेंट ये हैं कि देखिए ये ज़रूरी है सरकार फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और फ्री पावर प्रोवाइड करे, ताकि जो है जो लैंडलेस वर्कर्स हैं, जो आपके मार्जिनल वर्कर्स हैं, उनको एक लाइवलीहुड जो है मिल सके। तो ये मेनली सरकार का जो है, क्योंकि बहुत सारे आपके फार्मर्स हैं वो जैसे जो कैनाल से जो आपके नहर होती हैं उससे नहीं हो पाते हैं, तो उनको ये मतलब कि ट्यूबवेल से वो फ्री करके मतलब अपने आप को जो है जो उनकी फसल है उसकी सिंचाई कर लेते हैं। तो ये मेनली का उनका ये पहला मतलब कि आर्गुमेंट है। ये इससे जो आपके मतलब मेनली जो आपके मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो आपके लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो काफ़ी गरीब हैं, उनको देना उचित है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए आगे ये वे फॉर बता रहे हैं, जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको जो है फ्री पावर दें, लेकिन जो आपके रिच फार्मर्स हैं उनको जो है उनको ये ना दिया जाए मेनली। और देखिए जो अब आप फ्री पावर देते हैं, तो जो आपका ग्राउंड वाटर होता है उसका जुडिशियस यूज जो है फार्मर्स या फिर लोग जो है नहीं करते हैं। तो ये मेनली इसमें पूरा आर्टिकल में डिस्कस किया गया था फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। आज के जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। और इसके जो क्वेश्चंस हैं इसको हम कल डिस्कस करेंगे, आंसर सॉरी फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।